महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूसर, जो इस नगर का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, जो अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है और जिसकी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्टताएं हैं। ऐसे महाविद्यालय के सभागार में आज महान विभूति सरोजिनी नायडू, जिनका जन्म दिवस हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाते हैं, इस अवसर पर सभागार में मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष शिप्रा जी, समाजशास्त्र की प्राध्यापिका डॉक्टर भावना पांडे जी, डॉक्टर आरती सिंह जी, सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण और छात्र छात्राओं तथा हमारे मीडिया के उपस्थित बंधु, मेरे लिए भी आज यह सौभाग्य का दिन है कि मुझे यहाँ आपके आमंत्रण पर आने का अवसर मिला है। मेरी बहुत दिनों से ये आकांक्षा थी कि मैं इस महाविद्यालय में आऊं और जैसा सुना है वैसा इसके स्वरूप को देखूं, लेकिन मेरे लिए ही यह संयोग नहीं बन पा रहा था और आज यह संयोग मिला है। इसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार की हृदय से आभारी हूं। आज जिस अवसर पर हम सब एकत्र हैं, उस महान विभूति सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर मुझे जिस विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है, सशक्त नारी सशक्त भारत, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण इस संदर्भ में कि जिस देश में, जिस समाज में नारियों की आधी भागीदारी है, उस नारी की स्थिति, उस महिला की स्थिति का आकलन करना आवश्यक है। क्योंकि जब हम एक सशक्त भारत की कल्पना करते हैं, सशक्त भारत की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान तुरंत जाता है कि भारत सशक्त कैसे होगा, उसमें किन किन लोगों की भागीदारी है। स्पष्ट है कि महिला और पुरुष ये दो ऐसे पहिए हैं जिनको समान रूप से, समान गति से आगे बढ़ना आवश्यक है। अगर कहीं भी इसमें विषमता होती है, कहीं भी असंतुलन होता है, तो निश्चित रूप से हमारे भारत की, हमारे समाज की तस्वीर कुछ बदल जाती है। तो सशक्त भारत के लिए एक सशक्त नारी का होना आवश्यक है, यानी समाज को एक ऐसे न्याय की आवश्यकता है जिसमें संतुलन हो, जिसमें बराबर की सहभागिता हो और जहां पर दोनों पक्षों की समान सहभागिता होगी, निश्चित ही वह देश विकास की चरम अवस्था को प्राप्त करेगा। हमारा देश एक ऐसा देश रहा है जहां पर नारियों का सदा से सम्मान होता आया है और ये कहा गया एक चर्चित वाक्य है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है और इसी भारतीय संस्कृति का पालन हम करते हैं।
हम अपने वेद पुराणों पर भी दृष्टि डालते हैं तो वहां पर भी नारी सम्मान की बात कही गई है। नारी को विभिन्न रूपों में देखा गया है, विभिन्न शक्तियों के रूप में देखा गया है और ये कहा गया है मातृ देवो भव, माता देवता के समान है। जिस घर में माता है, माँ के रूप में स्त्री है, उस घर की रूपरेखा, उस घर का स्वरूप बिल्कुल अद्भुत है। हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में यह बराबर पाया जाता रहा है कि महिलाएं चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में हो, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है, अपनी संतान को सर्वश्रेष्ठ संतान बनाने का प्रयास किया है। गार्गी, अपाला, मुद्रा, ये तो आरंभिक स्तर की महिलाएं थी, जीजाबाई। इसके बाद आगे हम देखते हैं अहिल्याबाई होलकर, रानी चेन्नम्मा, सरोजिनी नायडू। वर्तमान तक में अगर हम आ जाते हैं तो हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू तक की बात हम करें तो ये ऐसी सशक्त महिलाएं रही हैं जिन्होंने देश निर्माण में अपनी भूमिका का बहुत जोरदार तरीके से निर्वहन किया है। हम जब भी सशक्त महिला की बात करेंगे तो हम अपने इतिहास के पन्नों में अवश्य जाएंगे, क्योंकि हमारा जो भारतीय इतिहास रहा है वह उतार चढ़ाव का इतिहास रहा है। हम अपने वैदिक काल में जरूर दृष्टिपात करेंगे जहां पर कि हम पाएंगे कि नारियों की स्थिति पुरुषों के समान रही है। चूंकि हमारा भारतीय समाज पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का रहा है, यहाँ पर पितृसत्तात्मकता की प्रथा रही है, लेकिन इसके बावजूद वैदिक काल में नारियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए थे। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, वेदाध्ययन का, शिकार करने का अधिकार हो, या किसी भी क्षेत्र में आगे जाने का अधिकार हो, वहां पर समानता थी। महिलाओं का उपनयन संस्कार तक होता था और इस समय महिलाओं को संपत्ति में अधिकार भी थे, लेकिन यह काल धीरे धीरे व्यतीत होता गया। महिलाओं की उन्नति की दृष्टि से यह स्वर्णिम काल था। हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट का काल रहा। यहाँ पर यह कहा गया कि यदि हम महिलाओं को, स्त्रियों को स्वच्छंद छोड़ेंगे तो कहीं न कहीं हमारे समाज की हानि होगी। इसलिए जब तक वह अविवाहित है उसे पिता के संरक्षण में रखा जाए, विवाह के पश्चात उसे अपने पति के संरक्षण में रखा जाए और संतान होने के बाद उसे अपने पुत्र के संरक्षण में रखा जाए। तो कहीं न कहीं थोड़ी सी महिला की स्थिति के प्रति सोच में गिरावट का भाव आता है और इस समय कहीं न कहीं पर्दा प्रथा आरंभ हो चुकी होती है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हो चुकी होती है और यह स्थिति आगे चलती रहती है। अगला हमारे स्मृति काल का समय आता है और स्मृति काल कहीं न कहीं यह महिलाओं की स्थिति में गिरावट का सबसे विभत्स रूप होता है।
जहां पर कन्या हत्या तक की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर दूसरे शासक हमारे देश में जब प्रवेश करते हैं तो उनकी कुदृष्टि पड़ती है, और ऐसी कुदृष्टि से बचाने के लिए हमारे भारतीय समाज के लोग पहले तो यही नहीं चाहते कि वो कन्या की प्राप्ति करें। यदि हो गई कन्या तो आरंभिक अवस्था में ही उनका प्रयत्न होता था कि कहीं न कहीं वह मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए कुदृष्टि से बचाने के लिए ही बाल विवाह की परंपरा आरंभ की गई। बच्चों का बचपन में विवाह तय कर दिया जाता था, पर्दा प्रथा लगा दी जाती थी ताकि दूसरे की दृष्टि उन पर ना पड़े। जब पर्दा प्रथा प्रारंभ हो गई तो उन्हें अनेक प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जो शिक्षा का कार्य था बाहर जाकर के ग्रहण करने का, शिकार करने का, ये सारी चीजें उनकी जो है धीरे धीरे उन पर रोक लगा दी गई। और इस तरह से बाल हत्या, कन्या हत्या, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, ये सारी बुराइयां हमारे समाज में महिलाओं के संदर्भ में व्याप्त हो गई। पहले हमारे समाज में विधवाओं को संरक्षण दिया जाता था, विधवाओं का पुनर्विवाह करने की भी प्रथा थी हमारे वैदिक काल में, लेकिन स्मृति काल में विधवाओं को भी बाहर निकालना अपराध समझा जाने लगा। तो इस दृष्टि से कि विधवा बचे ही ना कि उन पर किसी की दृष्टि पड़े, सती प्रथा प्रारंभ हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्मृति काल महिलाओं के संरक्षण की दृष्टि से, उनके अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से बहुत ही खराब काल रहा है। आगे चल करके जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का आगमन होता है, यानी 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभ होता है, ऐसे काल में कुछ हद तक हम इन बुराइयों से निजात तो पाते हैं, लेकिन यही वह काल होता है जिसमें हमारे बहुत सारे समाज सुधारक आते हैं। इन समाज सुधारकों में सर्वप्रथम हम नाम लेते हैं राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। धीरे धीरे और बहुत सारे समाज सुधारक आते हैं और सती प्रथा निषेध कानून भी लाया जाता है 1829 में। विधवाओं का संरक्षण होता है, यानी विधवा पुनर्विवाह। संरक्षण का मतलब यह है कि परिवार में तो जो उनकी स्थिति है, परिवार में उन्हें स्वीकार किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका विवाह करने की भी प्रथा का प्रारंभ हुआ, कानून का प्रारंभ हुआ। हम महिलाओं को गोद लेने के लिए पहले अधिकारी नहीं थे, लेकिन गोद लेने का अधिकार प्रारंभ हुआ, वह कानून बना। धीरे धीरे संपत्ति में अधिकार महिलाओं को मिलने लगे और इस तरह से हमारे समाज सुधारकों के प्रयास से 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार आता गया। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे यहाँ बहुत सारे कानून बने इस दृष्टि में, जिसने महिलाओं की स्थिति को काफी मजबूत किया। और हम जब एक बात करते हैं कि सशक्त महिला की बात, तो इसी सशक्त महिला को ही ध्यान में रख करके महिला सशक्तिकरण का विषय सामने आया, पूरे विश्व में सामने आया। खास तौर में इसकी भारत में बहुत अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि जब हम सशक्तिकरण की बात करेंगे, सशक्तता की बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम किसी एक ऐसे पक्ष की बात कर रहे हैं जो समाज के हाशिए से कहीं दूर है, जो समाज की धारा में समाविष्ट नहीं हो पाया है। तो जब तक हम उस कमजोर पक्ष को, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, जब हम उसकी सशक्तता की बात करेंगे तो इसका तात्पर्य है कि हम उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। और यह सशक्तिकरण का कार्य महिलाओं के संदर्भ में करने के लिए सोचा गया।
इसी को ध्यान में रखते हुए 1990 से 2000 तक का जो काल था वो महिला सशक्तिकरण का दशक कहलाया और फिर जाकर के महिला सशक्तिकरण का वर्ष भी मनाया गया। यानी हर दृष्टि से महिलाओं को यह सोचा गया था कि महिलाएं निश्चित रूप से एक कमजोर कड़ी के रूप में सामने हैं, इन्हें किस प्रकार से जागरूक करके किस प्रकार से इनकी स्थिति को ऊंचा उठाया जाए ताकि इनकी समाज में सहभागिता सुनिश्चित हो और देश को एक सशक्त भारत की ओर ले जाया जा सके। तो इस आधार पर यह कहा गया कि जब हम महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण करेंगे यानी समाज में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, जब उनको हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में लगाएंगे उनका सशक्तिकरण होगा, समाज सामाजिक रूप से वो सशक्त होंगे, उनको हम आगे उठाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना का संचार करेंगे। ऐसी जागरूकता लाने के लिए उनका मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण करने की आवश्यकता महसूस की गई और यह दूसरा पक्ष माना गया कि उनका मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण होना चाहिए। कोई भी महिला सशक्त तभी मानी जाएगी जब उसकी पुरुष पर से आर्थिक निर्भरता समाप्त हो। इस दृष्टि से महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया और इस दिशा में सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई थी। यह सोच लाई गई कि महिलाओं को राजनीति में सहभागीदार बनाया जाए, वोट देने का अधिकार तो दिया ही जाए, उन्हें पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देकर के समाज में ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया और इसके अलावा आप देखिए विधायिका में 33% का आरक्षण दे करके उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास, सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह माना गया कि उनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी होना चाहिए। लेकिन इन सारे सशक्तिकरण के बाद अगर एक सशक्तिकरण उनका नहीं हो पा रहा है वह है कि उनकी निर्णय में सहभागिता, किसी भी प्रकार का निर्णय लेना है, चाहे वो पारिवारिक निर्णय, चाहे वो सामाजिक निर्णय, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से निर्णय लेना हो, किसी भी प्रकार का निर्णय लेना है, अगर महिला को एक हम रबर स्टैंप की तरह से बना करके बिठा देते हैं, वह केवल पद को सुशोभित करती है, कार्य दूसरे के द्वारा किया जाता है, अधिकार दूसरे के द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो महिला सब कुछ होने के बाद सशक्त नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह अपना निर्णय स्वयं का न सुनावे। परिवार में क्या खर्च करना है, किसे वोट देना है, किसे जीतना है, किसे जिताना है, इन सारे चीजों में महिला की भूमिका निश्चित की गई कि उसकी अपनी भी राय होनी चाहिए। और वास्तव में महिला सशक्तिकरण का सपना भी तभी साकार होगा जब हमारी महिलाएं इस बात को लेकर के जागरूक होंगी कि हम क्यों नहीं निर्णय दे सकते, हमारी भी बात सुनी जाए, हमारा निर्णय माना जाए। तो इस आधार पर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के प्रयास किए गए। महात्मा गांधी ने इन 5 प्रकार के सशक्तिकरण की बात पर बल दिया, लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि हमारे संविधान सभा के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यह कहा कि जब तक हमारी महिलाएं हमारे समाज में, राष्ट्र में अपनी भूमिका निश्चित नहीं करेंगी तब तक हम जो है समाज को, देश को आगे की ओर नहीं ले जा सकते। तो इस दृष्टि से हमारे वैदिक काल से लेकर के हमारे संविधान निर्माताओं तक ने अनेकों प्रयास किए और अनेक अनुच्छेद और धाराएं ऐसी बनाई जिसमें महिला और पुरुष को बराबर के
अधिकार दिए गए, समानता का दर्जा दिया गया। आज हमारी सरकार ने, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारी जो मोदी जी की सरकार है, हमारी योगी की जो सरकार है, आप खुद यह महसूस कर रहे होंगे कि किस प्रकार बालिकाओं को, महिलाओं को अनेक प्रकार से लाभान्वित कर रहे हैं। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लेकर के कन्यादान, सुमंगला योजना, आप देखिए उज्ज्वला योजना, और ऐसे ही शौचालय की बात हो, वर्तमान समय में महिला उद्यमी को किस प्रकार से तैयार किया जाए, इन सब को लेकर के हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आप एक बार थोड़ा सा अपने अतीत में एक बार थोड़ा सा झांक करके देखेंगे तो हमारे देश की, हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है, तो थोड़ा सा हम उस संदर्भ को भी लेना चाहेंगे। तो सरकार ने आज प्रयास किया है, लेकिन इन क्षमताओं का प्रदर्शन हमारी इतिहास की महिलाओं ने भी किया है, जिसमें हम नाम ले सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का, जिन्होंने ये कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह कहकर उन्होंने जो है अपने पति की मृत्यु के बाद भी पूरी ताकत से सत्ता को बचाए रखने का प्रयास किया। रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा, जो भारतीय संस्कृति के पालन पोषण के साथ साथ जो है मारवाड़ राज्य पर जिन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया और एक धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी, तो उन्होंने हमारे जो धार्मिक मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार का काम इनके द्वारा किया गया। रानी चेन्नम्मा का नाम आपने सुना है, यह जानना जरूरी है इन लोगों का नाम, इसलिए मैं नाम ले रही हूँ। रानी चेन्नम्मा जो ब्रिटिश सरकार की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने मुख्य रूप से संघर्ष का आह्वान किया था। रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा, जिन्होंने भारत और गोंडवाना के इतिहास में अपना नाम जो है जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए अंकित कराया। और यह देखा जा रहा है सावित्रीबाई फुले जो हमारे जो बालिका विद्यालय खुले उनकी प्रथम संस्थापिका मानी जाती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा के क्षेत्र में पहला नाम आता है इस तरह का। और सरोजिनी नायडू का नाम आता है, जो पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। वह राजनीतिक कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, एक अच्छी कवयित्री थी, एक बहुत सुहृदय महिला थी। तो उन्होंने जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम उनका जन्मदिन जो मनाते हैं, तो इन्होंने 1917 में भारतीय संघ की स्थापना में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। तो हम जो है ऐसी महिलाओं को नमन करते हैं। आज हम यहाँ तक क्या पहुँच चुके हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो आप देखिए कि वो एक जो जनजातीय क्षेत्र है जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रही है, जनजातीय समाज को बढ़ावा देने की, उसकी संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं। आज पूरे देश का संचालन किस तरह से उस महिला के द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम इन महिलाओं पर गर्व करते हैं और हमारे देश की जो महिलाएं हैं, हमारे देश की जो बेटियां हैं, इन सबको हमारे इतिहास से सबक लेना चाहिए। जहां हमारी गलती थी उसे हमें नहीं दोहराना चाहिए। हमें उन महिलाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए जो अपना घर द्वार परिवार सब छोड़ करके किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र की रक्षा में, राष्ट्र की सेवा में अपने को न्यौछावर किया है और किस प्रकार से आज भी देश का संचालन, राष्ट्र का संचालन पूरे जोश खरोश के साथ कर रही हैं। तो आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचानने का, जागरूकता का। हमें अधिकार कोई दे देता है उससे नहीं हम सशक्त होंगे, हमें अपना अधिकार स्वयं लेना होगा, हमें अपना अधिकार मांगना होगा, अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और अधिकारों को लेते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।